हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और जैसा कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सभी चैप्टर्स के कीवर्ड जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप कर देंगे। और लैक ऑफ टाइम की वजह से जो कीवर्ड्स आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी राइटिंग में जो कीवर्ड्स बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, आपके आंसर लेंथ में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, आज उन सभी कीवर्ड्स को कलेक्टिवली मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं एवरीवन। एंड आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लेंजो, a poor farmer whose crops are destroyed by the hailstorm, leading him to write a letter to God asking for 100 pesos to save his family, showcasing deep faith, showcasing deep faith, but also irony when he receives less money. आयरनी है बच्चों इसमें, ये आयरनी ही इसका मेन पॉइंट है, बिकॉज आयरनी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हेन ही रिसीव्स लेस मनी एंड सस्पेक्ट्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज whom ही कॉल्स अ बंच ऑफ क्रूक, जिसे वो बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। So this is the main idea of stealing the rest while highlighting the theme of unwavering belief. Unwavering belief का मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे हिलाया ना जा सके, ऐसे अनवेवरिंग बिलीफ उसका गॉड में है। तो ह्यूमन काइंडनेस, जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी ह्यूमन काइंडनेस शो करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आयरनी तो यही है कि वो उन्हीं लोगों को सस्पेक्ट करता है, डाउट करता है, जो फाइनली उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, फिर से आयरनी बताया गया है। द स्टोरी यूजेस आयरनी टू शो हाउ ह्यूमन काइंडनेस इज मिस इंटरप्रेटेड। बहुत अच्छा वर्ड है, मिस इंटरप्रेटेड। जितना अच्छा वोकैब आप लिखोगे बच्चों, उतना अच्छा आपका आंसर होने वाला है। एज अ थेफ्ट, जो हेल्प है, जो काइंडनेस है, जो कंपैशन है, उसको मिस इंटरप्रेट करके थेफ्ट की तरह देखा जा रहा है। So this is the irony. This is most important point of this chapter. Human nature, and of course the human nature as it explores both the goodness in people as the postmaster and the potential ingratitude जो हम सभी में होता है कि हमें जितना भी मिल जाए हम उसे कम ही कंसिडर करते हैं। तो जो इनग्रेटिट्यूड है पोस्टमास्टर का कि उसे 70 पैसोज मिल गए लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है। Irony and misunderstanding. The story is built on dramatic irony. इसे dramatic irony भी बोला जा सकता है। लेंचो believes the money comes directly from God. लेंचो ये तो believe करता है कि पैसा सीधा directly God से आ रहा है, and suspect the helpful post office employees of being a bunch of crooks. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो एक आइडिया और है वो है होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। डिस्पाइट द टोटल क्रॉप फेलियर एंड द फियर ऑफ हंगर, उसकी पूरी क्रॉप फेल हो चुका है, उसकी पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको हंगर का फियर है, बट स्टिल ही रिमेन्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, शोइंग द रेजिलियंस एंड पावर ऑफ होप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों इसमें कि वो अपना रेजिलियंस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिस्टिक, दोनों ही बहुत गुड वो कैप के वर्ड्स हैं। क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, उसकी अप्रोच पॉजिटिव रहती है और वो होप नहीं छोड़ता, वो रेजिलियंस नहीं छोड़ता, ऑप्टिमिज्म को नहीं छोड़ता। अ लेटर टू गॉड, और इसके जो राइटर हैं वो हैं जी जी.एल. फ्लुएंट्स। And the story revolves around the themes of unwavering faith, humanity, irony, and the relationships between human and nature, as well as the unwavering faith in God. Just like absolute childlike and blind faith in God. लेंचो की जो फेथ है वो कैसी है, एक ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फॉलोअर की फेथ है कि वो किसी ह्यूमन बीइंग में तो बिलीव ही नहीं करता है, ट्रस्ट ही नहीं करता है। एंड आफ्टर लूजिंग हिज एंटायर क्रॉप टू अ हेलस्टॉर्म ही बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम। तो ये तीनों चीज़ें इसमें कवर हो गई। अनवेवरिंग फेथ का आइडिया भी इसमें कवर हो गया, एज वेल एज
होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, आयरनी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सभी इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी, दैट सेंटर्स ऑन ओवरकमिंग फियर, सेल्फ रिलायंस एंड द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क टू ग्रो। सबसे पहले तो जो हमारा फ़ियर है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, बिकॉज़ जो फ़ियर है वो कभी हमें सक्सेस की तरफ लीड नहीं करता। एंड सेल्फ रिलायंस, हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर हमारी जो रिलायबिलिटी है वो होनी चाहिए। एंड द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, यस, समटाइम्स रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो कहीं न कहीं ग्रोथ का चांस भी आप खो रहे हो। So the narrative follows a young seagull's journey from paralyzed fear, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा वर्ड है, paralyzed fear on the ledge to discovering the joy of flight. वो फ्लाइट को डिस्कवर करता है, ड्रिवन बाय हंगर एंड एंकरेज्ड बाय फैमिली। बहुत ज़्यादा उसकी जो मदर है वो उसे हंगर से ही मोटिवेट करती है, हंगर फूड दिखा के और उसे हंग्री रख के, एनकरेज्ड बाय फैमिली। तो फैमिली का जो रोल है वो मोटिवेशन देने का है, एनकरेज करने का है, सर्विंग एज अ मेटाफर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कीवर्ड्स आपके बन जाते हैं, लियाम ओ फ्लेहर्टी एंड ओवरकमिंग फियर, सेल्फ रिलायंस एंड द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क टू ग्रो। Overcoming fear and self confidence, the story highlights that courage is essential to overcome the fear to unknown। की जो courage है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने fear को, अपने unknown, किसी भी unknown चीज़ के fear को अगर हमें overcome करना है तो उसके लिए fear और self confidence, self reliance, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस, द यंग सीगल मस्ट लर्न टू ट्रस्ट हिज विंग्स। यंग सीगल को अपने विंग्स पर ट्रस्ट करना ही होगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एंड ग्रोथ, द इनिशियल लीप, द स्केरी लीप वॉज क्रूशियल फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था, ये रिस्क उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड ऑफ कोर्स जो हंगर है वही यहाँ पर मोटिवेशन का नीड और हंगर जो है उसकी, यही वो मोटिवेशन है जो उसको मोटिवेट करता है फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। सो द अर्ज ऑफ हंगर एक्ट्स एज द अल्टीमेट कैटलिस्ट फॉर द एक्शन। तो ये मोटिवेशन है यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा, उसका जो हंगर है, उसकी जो नीड है, राइट। एक बार समरी देख लेते हैं इसकी। सो द यंग सीगुल इज टू टेरिफाइड टू फ्लाई, जो यंग सीगुल है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर करेज लैकिंग है। एंड डिस्पाइट हिज सिबलिंग्स हैविंग ऑलरेडी लर्न, उसके जितने भी उसके जो सिबलिंग्स हैं, उसके जो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हैं, वो सभी उड़ना सीख चुके हैं। एंड इज लेफ्ट अलोन बाय हिज फैमिली टू स्टार्व, अब उसकी फैमिली उसे छोड़ देती है स्टार्व होने के लिए, भूखे रहने के लिए। एंड इवेंचुअली, बच्चों इवेंचुअली बहुत अच्छा वर्ड है, जहाँ भी आपको फाइनली लिखना हो आप फाइनली ना लिखकर इवेंचुअली लिखिए। तो ही गॉट वेरी डेस्परेट विद हंगर, ही डाइव्स फॉर अ फिश। इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है वो, इतना ज़्यादा हंगर से, कि वो फाइनली डाइव करता है फॉर अ फिश हिज मदर इज होल्डिंग जस्ट आउट टू रीच, फोर्सिंग हिम टू फ्लैप हिज विंग्स, कि कहीं ना कहीं ये आगे आए और अपने विंग्स को फ्लैप करे। एंड डिस्कवर ही कैन फ्लाई, और इस तरीके से वो समझ पाता है कि भाई मैं तो उड़ सकता हूँ, रिजल्टिंग इन इमेंस जॉय एंड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। और यहीं पे उसको जॉय मिल रहा है, उसको फ्रीडम मिल गई। सो दिस वाज द उसका जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ का है एंड इज़ अ मिस्ट्री थ्रिलर। सबसे पहले आपको ये वर्ड लिख देना है बच्चों, मिस्ट्री थ्रिलर, बहुत अच्छा वर्ड है। About a pilot caught in a very dangerous storm who is guided to safety by a mysterious unidentified aircraft। भाई एक पायलट है जो बहुत ही स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया है, और उसको जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो उसको गाइड करता है, वो कौन करता है? एक मिस्टीरियस अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे ये जो मिस्टीरियस वर्ड है, जो मिस्ट्री थ्रिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर वो जो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। तो की थीम्स क्या बन जाती हैं हमारी? सुपरनैचुरल, सर्वाइवल अगेंस्ट ऑल द ऑड सिचुएशन, फेथ, उसको फेथ भी है
गॉड में भी फेथ है, खुद पे भी फेथ है, एंड द अननोन, वो चाइल्ड लाइक फॉलो करता है। बिल्कुल जिस तरीके से एक चाइल्ड बच्चा फॉलो करता है, उसी तरीके से वो उस प्लेन को फॉलो कर रहा है, तो उसको फेथ है। और सर्वाइवल करना जानता है वो कि कैसे और सिचुएशंस में सर्वाइव करना है, एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज वो जो प्लेन है वो अनआइडेंटिफाइड है, एयरक्राफ्ट अनआइडेंटिफाइड है, मिस्टीरियस है। सो दिस हाइलाइट्स द थिन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, उसकी लाइफ एंड डेथ के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। सो दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। नाउ द मिस्ट्री एंड सस्पेंस, द सेंट्रल मिस्ट्री सराउंड्स द ओरिजिन ऑफ द, भाई कहाँ से आया ये स्ट्रेंज ब्लैक प्लेन, ये जो मिस्ट्री है ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। दैट अपीयर्स विदाउट लाइट, उसमें लाइट नहीं है, एंड वायलेंट स्टॉर्म में वो अचानक से अपीयर हो जाता है, एंड वैनिश लेटर, बाद में वैनिश हो जाता है। तो आफ्टर ऑल उसकी क्या मिस्ट्री है? सो मिस्ट्री एंड सस्पेंस एंड सुपर नेचुरल अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो फेनोमेना है वो बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड है, सुपर नेचुरल है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ अ मिराक्युलस और घोस्टली इंटरवेंशन, ऐसा लगता है कि कोई हाँ, घोस्टली और मिरेकल हो गया है, या फिर कोई घोस्टली इंटरवेंशन है, व्हेन ऑल द टेक्नोलॉजी फेल, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, कंपास, रेडियो। एंड द थर्ड इज सर्वाइवल एंड रिस्क, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सो द पायलट टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, वो पूरा कैलकुलेट करता है टाइमिंग को, उसके फ्यूल को, एंड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, हाईलाइटिंग द थीम ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस। ये सेम वर्ड आपने अभी फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट पार्ट में ये आपने पढ़ा कि ह्यूमन रेजिलियंस जो विल पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर एंड द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। यहाँ पर ह्यूमन रेजिलियंस कि वो कितना स्ट्रांग है कि वो रिस्क ले रहा है, फियर भी है उसमें, लेकिन वो लाइफ के लिए स्ट्रगल करना जानता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट द पायलट इज फोर्स्ड टू ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट, अब वो फोर्स्ड है कि भाई मुझे अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपनी इनर सेल्फ पे मुझे ट्रस्ट करना है, एंड द मिस्टीरियस गाइड, ये जो पर्सन मुझे मिस्टीरियसली गाइड कर रहा है, ये जो एयरक्राफ्ट मुझे मिस्टीरियसली गाइड कर रहा है, वो मुझे फॉलो करना है। एंड द परसिवरेंस, परसिवरेंस एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। परसिवरेंस का मतलब है द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द नेसेसिटी ऑफ रिमेनिंग काम, यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू ओवरकम द सीमिंगली इम्पॉसिबल लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस। बहुत ही बढ़िया लाइन है ये, कि जो लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस उसके सामने आ गई थी, तो उसके लिए उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चाहिए था, नेसेसिटी ऑफ रिमेनिंग काम, सिर्फ उसे क्वाइट रहना था, काम रहना था, विदाउट पैनिक, बिना पैनिक हुए। तो परसिवरेंस इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, परसिवरेंस, ये आप इसमें यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स फेथ और ट्रस्ट तो उसको था ही सही, उसको अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट था कि ये जो मिस्टीरियसली मुझे गाइड कर रहा है ये सही गाइड कर रहा है। Again, the mystery and suspense. This we have done already. Okay. Now we are moving to the next one chapter, that is the Diary of Anne Frank. The Diary of Anne Frank centers on the themes of human resilience. फिर से ये वर्ड आ गया, human resilience। जहाँ जहाँ पे बच्चों ऑड सिचुएशन को फेस करने की बात आएगी ना, वहाँ वहाँ ये रेजिलियंस वर्ड हमारे साथ आएगा। द हॉरर ऑफ नाजी परसिक्यूशन, जो नाजी है वो नाजी परसिक्यूशन है, मतलब नाजी लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से जो ज्यूज़ हैं उनको हाइडिंग में जाना पड़ता है। एंड द कमिंग ऑफ एज एक्सपीरियंस वाइल इन हाइडिंग, एज के साथ साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है एन फ्रैंक का इन द हाइडिंग, ड्यूरिंग हाइडिंग। इन इट हाईलाइट्स द पावर ऑफ होप, लोनलीनेस, सबसे पहले होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोनलीनेस जो कि वो जो गर्ल है एन फ्रैंक है वो महसूस करती है, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन का यहाँ पे फॉर्म क्या है? डायरी। थ्रू राइटिंग की वर्ड्स इंक्लूड किटी एंड एनेक्स, होलोकॉस्ट, नाजीज, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इसलिए क्योंकि वो एडोलेसेंट बच्ची है, एडोलेसेंस एज है उसकी, और किटी नाम की उसकी डायरी है। तो एंड मेंटेन्स ऑप्टिमिज्म एंड बिलीफ इन ह्यूमन गुडनेस, उसको ह्यूमन गुडनेस में बिलीव है, फेथ है, डिस्पाइट लिविंग इन फियर एंड कन्फाइनमेंट। ये कन्फाइनमेंट वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कन्फाइनमेंट में रह रहे थे वो लोग। एंड टर्बुलेंस, फिजिकल साइकोलॉजिकल, सिंबलाइजिंग द इंस्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। टर्बुलेंस का मतलब होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल, जो हम तूफान जिसको हम बोल सकते हैं मेंटली,
हम जो तूफ़ान जिस तरीके का फ़ेस करते हैं अपने माइंड में, उसको डिस्टर्बेंसेस फ़ेस करते हैं, उसे टर्बुलेंस बोला जाता है। इन जिसमें हम सिचुएशन में स्टेबल नहीं हैं एंड कम अच्छा, ये शायद स्क्रीनशॉट हमारे पास आ गया है फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पार्ट का, दैट द स्टोरी लीव्स द रीडर क्वेश्चनिंग वेदर द हेल्पर वाज अ hallucination caused by extreme stress और अ ट्रूली सुपरनैचुरल इवेंट। ये जो फर्स्ट फ्लाइट वाला ब्लैक एरोप्लेन वाला जो चैप्टर है, उसमें जो कंक्लूजन है वो रीडर को छोड़ देता है क्वेश्चनिंग पार्ट पे कि वेदर द हेल्पर वाज अ hallucination, या तो वो कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट था, या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस, या फिर ऑथर का खुद का ही क्रिएट किया हुआ उसकी इंस्टिंक्ट थी उसको गाइड कर रही थी, या फिर कोई सुपरनैचुरल इवेंट था। सो दिस वाज द हाँ, and maintains optimism and belief in human goodness and second isolation and loneliness। वो जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करती है, लोनली फील करती है। डिस्पाइट बीइंग विद अदर्स ही फील्स मिसअंडरस्टूड, भले ही वो दूसरों के साथ है फिर भी वो सोचती है कि लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ फ्रेंड शी फाइंड्स अ डायरी एंड हर ओनली ट्रू कॉन्फिडेंट, जिसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकती है। And the diary records Anne's transition from a playful child to a mature young woman dealing with complex emotions. And the persecution and war, the diary documents the terrifying reality of Holocaust and the need for courage। किस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स में और जो नाजी पार्टी थी उन लोगों ने कैसे उन लोगों को किस तरीके के सर्वाइवल पर फोर्स आउट किया एंड करेज की कितनी नीड थी वहाँ पर, इस सभी चीज़ों को ये डायरी हाईलाइट करती है। क्या-क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं इसके? डायरी, दैट इज़ किटी, नीड फॉर अ ट्रस्टेड फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, सीक्रेट एनेक्स, एनेक्स जो था दिस हिडन प्लेस, ये जो छुपने की जगह थी उनकी, जहाँ वो कन्फाइनमेंट में थे। थर्ड वाज़ नाज़ी ऑक्यूपेशन, द एक्सटर्नल कांस्टेंट थ्रेट कॉजिंग फियर, इतना ज़्यादा फियर था नाज़ी पार्टी का। And the third is confiding journaling, the act of pouring out her heart to escape the loneliness। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोनलीनेस से बचने के लिए वो जर्नलिंग करती थी, द एक्ट ऑफ अपने एक्सप्रेशंस को पोर आउट करती थी। दिस वाज द एंड फ्रैंक चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग टू द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। Glimpses of India explores the cultural and geographical diversity of India। बच्चों लॉन्ग आंसर में आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं, ये कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जो भी लॉन्ग आंसर आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर पूछा जाता है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पैराग्राफ। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एक्सप्लोर्स द कल्चरल एंड geographical diversity of India through three stories: Goa, Kurg and Assam। Key themes include the celebration of rich traditional heritage, the enduring influence of history। रिच सेलिब्रेशन है ट्रेडिशनल हेरिटेज का और लगातार एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री। कौन कौन सा इन्फ्लुएंस है? पोर्टुगीज, ब्रिटिश एंड द स्ट्रॉन्ग symbiotic relationship between the local communities, their livelihoods and nature। क्या इन्फ्लुएंस है उन सभी लोगों का, पोर्तुगीज़ का, ब्रिटिशर्स का, क्या रिलेशनशिप है उनका लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, ये सभी इसका इसमें बताया गया है। Cultural diversity and heritage showcases the varied traditions such as the Goan bread maker, martial Kurgi people, टी ग्रोइंग कल्चर इन आसाम। तो ये सभी अलग अलग जो चीज़ें हैं ये क्या बता रही हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी बता रही हैं। गोवा में गोवन ब्रेड मेकर की जो ट्रेडिशन है वो अलाइव है। कुर्ग में जो मार्शियल पीपल हैं, कुर्गी की जो बोल सकते हैं हम कि जो भी कुर्गी की जो लैंड ब्यूटी है, ब्यूटी बताया गया है, साथ-साथ उनकी जो मार्शल पावर है कुर्गी पीपल की एंड टी ग्रोइंग कल्चर इन आसाम। आसाम का जो टी ग्रोइंग कल्चर है वो भी यहाँ पे हाइलाइट किया गया है। नेक्स्ट इज़ हाइलाइट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीनों ही चैप्टर में ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया है। It highlights how the traditional professions and practices such as baker's art, agricultural tradition endure despite modernization। भले ही modernization हो चुका है लेकिन फिर भी
ये तीनों प्रैक्टिसेस कल्चरल ट्रेडिशन जो है ये आज भी उनका कंटिन्यू है, भले ही मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन, दिस एम्फसाइजेस द सीनिक ब्यूटी ऑफ कुर्ग। कुर्ग की जो नेचुरल और सीनिक ब्यूटी है उसे एम्फसाइज किया गया है और हार्मोनियस रिलेशनशिप को बताया गया है between people and the natural environment. Of course, historical influence को हम इग्नोर नहीं कर सकते. These chapters explores the impact of foreign rule. जितने भी जो फॉरेनर्स थे, भले वो पोर्टुगीज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनका क्या इम्पैक्ट हुआ कल्चरल ऑन द लोकल लाइफ, उनकी कल्चर का क्या इम्पैक्ट हुआ, सच एज पोर्टुगीज एंड गोवा एंड ब्रिटिश एरा टी प्लांटेशन, टी के ओरिजिन को लेकर भी काफ़ी ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट रहा. अब क्या-क्या कोर थीम्स हो सकती हैं? हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब वेलकमिंग नेचर ऑफ कुर्गीज़ एंड द सोशल रोल ऑफ ब्रेड इन गोवा। गोवा में ब्रेड मेकिंग का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रोल है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस प्रेजेंट्स अ वेरी यूनिफाइड पिक्चर ऑफ इंडिया थ्रू द डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटीज़। हर रीजन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, यूनिफाइड पिक्चर है। एंड द थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉस्टैल्जिया और लेगेसी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नॉस्टैल्जिया का मतलब है जब भी हम अपनी फॉन्ड मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, चेरिश करते हैं, तो वहाँ पे जो टोन है वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, एक्सट्रैक्ट में भी पूछा जा सकता है। दैट द नरेटर्स मेमोरी ऑफ द बेकर एंड द हिस्टोरिकल टेल्स एंड सराउंडिंग टी एंड कॉफ़ी, ये जो हिस्टोरिकल टेल्स हैं और जो नरेटर की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, तो उसके लिए वो नॉस्टैल्जिक फील करता है. Now we are moving to the next chapter, that is Misville the Otter by Gavin Maxwell. Gavin Maxwell explores the profound human animal bond, companionship, the joys of nurturing an intelligent wild pet. एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन एनिमल बॉन्ड है, कंपेनियनशिप है, एंड कैसे एक इंटेलिजेंट पेट को नर्चर किया जा रहा है. दिस इज द की थीम. Intelligent wild pet, and the pet is not like he's a wild, it's a wild pet. Key themes include the emotional connection between human and animal, किस तरीके का बॉन्ड है, किस तरीके की कंपेनियनशिप है, किस तरीके का ह्यूमन कनेक्शन है, अडेप्टेशन, वो एनिमल अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर अ यूनिक क्रिएचर. एक यूनिक क्रिएचर जो आपके पास है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. set against the backdrop of the narrator's adventure from इराक टू लंदन. इराक से लेकर लंदन तक ऑथर का जो भी एडवेंचर रहा है उस सभी को ये हाईलाइट करता है. की थीम्स देख लेते हैं इसकी. Human animal bond. The story centers on a deep, affectionate, trusting relationship between Maxwell and Midgeville, showing how a pet becomes a loyal companion. ये जो स्टोरी है ये बहुत ही अफेक्शनेट और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है, अफेक्शनेट एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सवेल एंड मिसविल, कि कैसे जो मिसविल है वो एक लॉयल कंपेनियन बनता है. Adaptation and trust. Both characters and pet adapt to a new environment and each other. एक दूसरे को भी अडेप्ट करते हैं वो और साथ साथ में environment को भी. Highlighting the patience required in living with a wild animal. Appreciating nature and wildlife. The story emphasizes respect for nature and joy found in observing the unique, playful, intelligent behavior. लेकिन यहाँ पर जो important आता है वो आता है adaptation and trust and human animal bond. Yes, of course. Responsibility and companionship is very, very important. The narrator shows the dedication required in caring for an otter. नरेटर डेडिकेशन को दिखाता है कि किस तरीके की डेडिकेशन रिक्वायर्ड है एक पेट को, एक ऑटर को केयर करने के लिए, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग विद इट एंड मैनेजिंग इट्स नीड्स. उसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है और उसकी नीड्स को भी मैनेज कर रहा है. मिसबिल इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ पेट. वो एक टिपिकल डोमेस्टिक पेट नहीं है. causing the curiosity and chaos in the airplane and challenging the societal norms about pet ownership. पेट की ओनरशिप को लेकर वो काफ़ी क्यूरियोसिटी chaos क्रिएट करता है, सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज भी करता है, बिकॉज वो कन्वेंशनल पेट नहीं है, वो अनकन्वेंशनल पेट है जो कि यूजुअली लोग पेट के तौर पर नहीं रखते हैं, राइट. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कनन
centers on Valli. एक गर्ल है 8 years ओल्ड गर्ल एंड हर इंडिपेंडेंट, अब देखिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव्स आ गए हैं, इंडिपेंडेंट मेटिकुलसली प्लान फर्स्ट बस जर्नी, बहुत ही अच्छा वर्ड है मेटिकुलसली, ये वर्ड आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बिकॉज जहाँ जहाँ भी वल्ली से रिलेटेड मैडम राइट्स द बस से रिलेटेड कोई आंसर आएगा, आपको मेटिकुलसली वर्ड का यूज़ ज़रूर करना है। एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑफ कोर्स जो वल्ली है वो क्यूरियस है, मेच्योरिटी एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द जॉय ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड द स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये अपने आप में ही काफ़ी है आपको अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। ये लाइंस बहुत अच्छी हैं कि दिस फर्स्ट बस जर्नी एंड दैट इज़ वेरी मेटिकुलसली प्लान, एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑफ कोर्स बच्चा क्यूरियस है, वो मेच्योर भी होता है, कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ तो वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो खुश है, एंड द स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, सो इट हाईलाइट्स चाइल्ड्स एडवेंचरस स्पिरिट, एक बच्चे की एडवेंचरस स्पिरिट को हाईलाइट किया, एंड हर कन्फ्रंटेशन, उसका कन्फ्रंटेशन होता है, उसका आमना सामना होता है विद द मॉर्टैलिटी अपॉन सीइंग अ डेड काउ, जैसे ही वो देखती है कि भाई ये जो ह्यूमन है ये तो कैसा है, ये तो मॉर्टल है, और उसे डेड काउ दिखती है, तो वो क्यूरियोसिटी मेच्योरिटी से लेकर कंट्रास्ट होता है एक्सप्लोरेशन एंड द डार्क रियलिटी ऑफ द लाइफ। क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर, वलीज इंटेंस डिजायर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हर विलेज, वो सिर्फ काफ़ी एडवेंचरस है, क्यूरियस है, एंड दैट ड्राइव्स हर ड्राइव्स द नैरेटिव, और यही चीज़ है जो नैरेटिव को आगे ले जाती है, स्टोरी को आगे ले जाती है। इंडिपेंडेंस एंड डिटर्मिनेशन, 8 year गर्ल एक्ट्स विद सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे भरोसा करती है वो, एंड सेविंग मनी, बहुत मेटिकुलस प्लानर है, 30 पैसा सेव करती है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, हर तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, एंड प्लानिंग हर जर्नी विदाउट एनी अडल्ट सुपरविजन, बिना किसी अडल्ट सुपरविजन के अपनी जो जर्नी है उसको वो प्लान करती है। So this is the childhood innocence to maturity. The journey acts as a coming of age experience. Child innocence से लेके maturity तक की journey है. Transitioning from joyous excitement to understanding the reality of death. Life and death, reality versus fantasy. तो फैंटेसी बहुत अच्छा वर्ड है, जब भी हम इमेजिनेशन में रहते हैं तो हम फैंटेसी में रहते हैं, सो एक कॉन्ट्रास्ट शो किया है between the lively cow running in front of the bus and the same cow lying dead later on the road exposes Valli to the harsh and irreversible nature of life. वल्ली को वो जो काव है, वो जो डेड काव है, वो एक्सपोज कर देती है हार्श और इरिवर्सिबल नेचर ऑफ लाइफ की तरफ। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, अगर वल्ली का कैरेक्टराइजेशन आपसे पूछ लिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को लेकर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मेरा कॉन्फिडेंस में बना रहे। सो ही एक्ट वल्ली सॉरी शी एक्ट्स वेरी मेच्योरली, रिफ्यूजिंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहती कि मुझे कोई एक बच्चे की तरह ट्रीट करे। पेइंग हर ओन फेयर, अपना फेयर खुद देती है, प्रोजेक्टिंग फ्री फूड और हेल्प, और वो ड्राइवर से किसी भी तरीके की फ्री हेल्प और फ्री फूड एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट है, भले ही मैं छोटी हूँ, बट स्टिल शी एक्ट्स लाइक अ मेच्योर पर्सन एंड रिफ्यूजिंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। यहाँ पर जो वल्ली है उसे प्रोटेगोनिस्ट भी कहा गया है। प्रोटेगोनिस्ट हर वो पर्सन हो सकता है जो कहीं न कहीं सफ़र कर रहा है या फिर जो विक्टिम है। तो यहाँ पर जो वल्ली है वो इसको एक्सपोज़ किया गया है लाइफ़ की हार्श रियलिटी से, उसका कन्फ्रंटेशन हुआ है, तो यहाँ पर वो प्रोटेगोनिस्ट भी है एक तरीके से, दैट्स व्हाई ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब क्या-क्या इसके कीवर्ड्स हो सकते हैं? वल्ली माई, वल्ली शॉर्ट नेम है। बस कंडक्टर, दैट इज़ वेरी जोवियल, काफ़ी जोवियल कैरेक्टर है उसका, काफ़ी हँसी मज़ाक वाला पर्सन है वो, जो बहुत ह्यूमरस है। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट है वो। वल्ली की जो अप्रोच है लाइफ के लिए वो फुल ऑफ इंडिपेंडेंस है। मैडम, दिस इज़ द टाइटल यूज्ड बाय कंडक्टर हाइलाइटिंग हर मैच्योर बिहेवियर, वो उसको मैडम कह के इसलिए बार-बार बुला रहा है क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर तरीके से एक्ट कर रही है। एंड द फेयर शी डेड काउ, डेड काउ इज़ द सिंबल ऑफ मोर्टैलिटी एंड द मोर्टैलिटी का सिंबल है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है वो मॉर्टल है।
नाउ इसी थीम से कनेक्ट करते हुए हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द सरमन ऑफ बनारस। द सरमन एट बनारस सेंटर्स ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। डेथ की इनएविटेबिलिटी को बताया गया है कि डेथ से एस्केप नहीं किया जा सकता, एंड द नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, लॉस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, जो लाइफ है वो ट्रांजिटरी है, हमेशा नहीं रहने वाली। बुद्धा टीचर्स दैट सफरिंग इज यूनिवर्सल, कि जो सफरिंग है ये ये यूनिवर्सल है, हम सबके साथ है। अब आप जब भी एक लाइन आप लिख देते हो ना बच्चों की, सफरिंग इज यूनिवर्सल, तो ये अपने आप में सफिशिएंट हो जाता है। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, and urging detachment from worldly attachments to attain peace। अगर हमें पीस चाहिए तो वर्ल्डली अटैचमेंट से हमें डिटैच होना पड़ेगा। की थीम्स इंक्लूड मॉर्टल इनएविटेबिलिटी, ओवरकमिंग ग्रीफ, हमें ग्रीफ को ओवरकम करना आना चाहिए। स्पिरिचुअल विजडम, अगर इंसान के पास स्पिरिचुअल विजडम है, अगर उसे स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड है, तो वो इस बात को समझ सकता है कि किस तरह से अपने ग्रीफ को ओवरकम करना है। एंड द इम्परमानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये पूरा पैराग्राफ आप ऐसे का ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। कोई भी आंसर आता है, कोई भी सरमन एट बनारस से रिलेटेड, तो ये वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ एंड मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी और यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ के ऊपर। इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ, लाइफ कैसी है, तो भाई लाइफ है ट्रांजिटरी, लाइफ है टेम्परेरी, टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। इनएविटेबल, इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ, चेंज, मॉर्टल है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है। सफरिंग एंड ग्रीफ, जो किस्सा गौतमी है वो सौरों से भरी है, लेमेंटेशन से भरी है, पेन है उसकी लाइफ में, मिजरी है। ये वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट, अगर हम वाइज हैं, अगर हम स्पिरिचुअली विजडम हमारे अंदर है, अगर हम में काम है, पीस है, तो हम हर चीज़ को लेट गो कर सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, और अपने जो फियर है उसे हम ओवरकम कर सकते हैं, अपनी ग्रीफ को ओवरकम कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर टेम्परेरी, डिटैचमेंट, लेटिंग गो ऑफ डिज़ायर्स रिड्यूसेस सफरिंग, जितना हम अपनी डिज़ायर्स को कम करते जाएंगे उतना ही हम सफरिंग से दूर होते जाएंगे। एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉस, की जो लॉस है भाई ये तो यूनिवर्सल है। ऑल द थिंग्स आर टेम्परेरी, ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी, परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो इम्परमानेंस, डिटैचमेंट एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसे लिखा है एंटोन चेखव ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रपोजल, और रशियन ऑथर है ये एंटोन चेखव। दिस इज द वन एक्ट फार्स। अब फार्स क्या है बच्चों, जिसमें कॉमेडी, बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, ह्यूमरस है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको फार्स बोल दिया गया है। आप चाहें तो ह्यूमरस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन द एब्सर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव कोर्टशिप, क्या दिखाया गया है, आर्ग्यूमेंटेटिव कोर्टशिप दिखाई गई है बिटवीन वेल्दी नेबर्स, कि जो नेबर्स हैं वो काफ़ी वेल्दी हैं, लोमोव एंड नतालिया, एंड ड्रिवन बाय मटेरियलिस्टिक मोटिव्स, और उनका जो मोटिव है वो किससे गाइडेड है, मटेरियलिस्टिक मोटिव्स हैं उनके, लैंड या फिर मनी रादर दैन लव। की थीम्स इंक्लूड द ट्रिवियलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई जो उनके आर्ग्यूमेंट्स है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल है, वर्डलेस है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। एंड द सुपरफिशियलिटी ऑफ अरेंज्ड मैरिजेस, कि भाई जो सोशल स्टेटस था रशियन टाइम में, जो 19th सेंचुरी में रशियन सोसाइटी का जो सोशल स्टेटस है, जो मैरिज के बारे में जो उन लोगों की थॉट है, तो उसमें कितनी सुपरफिशियलिटी है। हाईलाइटेड बाय कैरेक्टर्स स्टबर्ननेस, जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा स्टबर्न है, रिजिड हैं। एंड द पेटी क्वारल्स, कितने ज़्यादा पेटी क्वारल्स कर रहे हैं वो ओवर द ऑक्सन मैडोज एंड डॉग्स। तो ये ऐसे का ऐसे ही पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रशियन सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल है। मैरिज फॉर मैटरनल गेन, ये जो मटेरियल गेन की, ये जो मैरिज है ये इसलिए की जा रही ताकि उनको मटेरियल गेन हो सके। द सेंट्रल मोटिव इज टू इंक्रीज वेल्थ एंड कंसोलिडेट लैंडेड प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है, अपनी लैंड को बढ़ाना है, कंसोलिडेट लैंड को, ना कि लव को। सो द पेटी आर्ग्यूमेंट्स एंड ईगो, आर्ग्यूमेंट्स अराइज ओवर द ट्रिवियल इश्यूज, बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल इश्यूज पे उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं
वो बढ़ जाते हैं, लाइक ऑक्सन मैडोज डॉग्स शोकेसिंग द प्राइड ओवर लॉजिक। लॉजिक नहीं है, इलॉजिक, सब कुछ बहुत इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उनका प्राइड और उनकी स्टबननेस वहाँ पर हाईलाइट की गई है। सोशल स्टेटस एंड प्राइड, द importance of being wealthy and marrying with the same class. Comical quarrels, the farce highlights how anger spoils the relationship. जो एंगर है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो कैसे भी किसी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है, ये बताया गया है। कैरेक्टर्स हैं इवान लोमोव, जो कि एक नर्वस बैचलर है जिससे प्रॉब्लम है palpitations की। नतालिया इज अ वेरी stubborn argumentative एंड स्टेपन शिबुकोव दैट इज कनिंग ग्रिडी फादर। वो एक कनिंग ग्रिडी फादर है। प्लॉट पॉइंट्स, प्रपोजल, लैंड डिस्प्यूट। अब इसके बीच में एक पहले सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है प्रपोजल से, फिर आ जाता है लैंड डिस्प्यूट जो कि होता है ऑक्सन मैडोज के ऊपर। पहले लैंड डिस्प्यूट्स होता है, फिर ऑक्सन मैडोज के ऊपर डिस्प्यूट्स होता है डॉग की ओनरशिप के ऊपर, कि भाई गेस्ट ज़्यादा सुपीरियर है या फिर स्क्वीज़र ज़्यादा सुपीरियर है, प्रॉपर्टी और एस्टेट के ऊपर। थीम्स हैं, कॉमेडी थीम है, ह्यूमरस थीम है, मटेरियलिज्म थीम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हैं सोशल स्टेटस को लेकर, सोशल स्टेटस बीच में आ जाता है। पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम जो कि लोमो फेस करता है, काफ़ी नर्वस हो जाता है वो उस वजह से। So this was the keywords and themes of all the chapters of First Flight. अभी इसमें पोएम इंक्लूडेड नहीं है बच्चों। पोएम्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगी, इसके सेकंड पार्ट में। अगर आपको अच्छा लगा हो ये एक्सप्लेनेशन तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा